CH351 हीर का गुस्सा। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगे। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, बलराज साहब को मैं कई बार छोड़ चुका हूँ चाचू, और हर बार वो गलती करते हैं। इस बार नहीं छोड़ूंगा। जब पहली बार किडनैप किया था, उसी दिन जान से मार देता तो शायद इतना दुख नहीं होता। हर्षवर्धन कुछ कहता उससे पहले ही शिवाय वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश घूर कर बोला, अंडस्को, आप तो जानते ही हैं वो आपकी नहीं सुनता, तो मेरी क्या सुनेगा। इतना कहकर दिव्यांश भी वहां से खिसक गया, क्योंकि वो जानता था शिवाय को तो चाचू कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उसे लंबा चौड़ा लेक्चर दे देंगे। हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजे को जाता हुआ देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर मुस्कुरा कर खुद से ही कहा, अंडस्को, दोनों अजीत भैया पर गए हैं। मेरी तो किस्मत चमक गई कि अजीत भाई ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और मुझे अपना लिया, वरना शायद इतनी अच्छी जिंदगी में कभी नहीं जीता। हर्षवर्धन खुद से बात करता हुआ मेंशन के अंदर चला गया। हर्षवर्धन अपने कमरे में जा रहा था और तभी उसे कुछ याद आया और हर्षवर्धन वापस से विराज के कमरे की तरफ चला गया। जब से उसने विराज को डांटा था तब से उसकी और विराज की बात नहीं हुई थी। हर्षवर्धन विराज को एक बार गले लगाकर संतुष्ट होना चाहता था और इसीलिए वो विराज के कमरे की तरफ बढ़ गया। वही विराज बेड पर लेटा हुआ एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ वीरा से फोन पर बात कर रहा था। विराज वीरा को मेंशन से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वीरा ऐसे अचानक से मेंशन में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो चली गई। फिलहाल तो वीरा और विराज दोनों का गोल्डन पीरियड चल रहा था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन गेट पर खड़ा हुआ विराज को ही देख रहा था। विराज की मुस्कुराहट देखकर हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। हर्षवर्धन ने एक बार सोचा कि वो वापस चला जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो विराज के कमरे के अंदर आ गया। विराज ने हर्षवर्धन को देखा तो फोन पर बोला, अंडस्को, वीरा बाद में बात करता हूँ, चाचू आ गए। विराज ने फोन कट कर दिया। विराज ने फिर हर्षवर्धन की तरफ मुस्कुरा कर देखा और हल्का सा शर्मा कर बोला, अंडस्को, वो मैं मीरा से बात कर रहा था। हर्षवर्धन ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, हाँ जानता हूँ वीरा से बात कर रहे थे, लेकिन बरखुरदार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब थोड़ा सा कंपनी में भी ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन थोड़ा सा आगे आया और उसने विराज को गले लगा कर कहा, अंडस्को, विराज उस दिन के लिए माफ कर दो। ये सुनते ही विराज ने हर्षवर्धन पर अपनी बाजू कसते हुए कहा, अंडस्को, कैसी बातें कर रहे हो चाचू? भला मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? आप मुझसे माफी मांगोगे नहीं? चाचू, आप मुझसे माफी मांगोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा, अंडस्को, नहीं विराज, सच कहता हूँ उस दिन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया, वरना तुम्हें डांटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विराज बोला, अंडस्को, चाचू मैं जानता हूँ, अगर आप डांटते भी हो तो वजह पर डालते हो। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि आपको वीरा से प्रॉब्लम क्या थी, जबकि आपने तो न जाने कितनी बार मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीरा से शादी करने के लिए कह दिया था। उस वक्त मैं समझ गया था कि हो ना हो आप बहुत ज्यादा परेशान हो। विराज से थोड़ी देर बात करने के बाद हर्षवर्धन ने विराज के सिर पर हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा और गुड नाइट कहकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन जब अपने कमरे के अंदर आया तो हीर गुस्से में कमरे में चक्कर लगा रही थी। हर्षवर्धन को याद था कि हीर ने पार्टी में उस पर बहुत गुस्सा किया था। हर्षवर्धन ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडस्को, ओजी क्या हुआ? हीर ने गुस्से में कहा, अंडस्को, एजी मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खानी है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? प्यार से कहोगी तो भी लाकर दे दूंगा। हीर गुस्से में बोली, अंडस्को, एजी मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है,
लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है। सच कहती हूँ पीहू के डैडी, अगर आपने मुझे आइसक्रीम लाकर नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हर्षवर्धन बोला, ओजी चलो बाहर आइसक्रीम खाकर आते हैं। हीर भी मेंशन में अब गई थी। उसने हमें गर्दन हिलाकर अकड़ कर कहा, ठीक है, मैं पीहू को लेकर आती हूँ। हर्षवर्धन हैरानी से बोला, पीहू हमारे साथ जाकर क्या करेगी? वैसे भी वो सांझ के पास है, उसे उसी के पास रहने दो, मैं और तुम चलाते हैं। हीर ने हमें गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से हीर का हाथ पकड़ा। हर्षवर्धन रोमांटिक हो रहा था, लेकिन हीर, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। जब से उसने कंसीव किया था तब से ही उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। जबकि हीर की पर्सनैलिटी पर गुस्सा सूट नहीं करता था, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उसे गुस्सा आने लगा था और उसके गुस्से का शिकार हर्षवर्धन ही बनता था। जैसे ही हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा, हीर ने अपना हाथ झड़कते हुए कहा, मैं चल सकती हूँ, इतनी केयर दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? हर्षवर्धन तो हीर को हैरानी से देखकर बोला, पता नहीं कौन सा ज्वालामुखी पैदा होगा, इतना गुस्सा करने लगी है। हर्षवर्धन हीर को लेकर मेंशन के बाहर आ गया। हर्षवर्धन ने हीर के लिए गाड़ी का गेट खोला और हीर को अच्छे से बैठा दिया। हर्षवर्धन खुद ड्राइविंग सीट पर आया और उसने अपना एक हाथ गियर पर रखा। हर्षवर्धन गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, तभी हीर गुस्से में बोली, इतनी देर क्यों लग रहे हो, चलते क्यों नहीं? हर्षवर्धन बोला, हीर थोड़ा तो प्यार से बात करो, एक वक्त था जब तुम मुझे साहब कहकर बुलाती थी और अब देखो मुझे खाने के लिए दौड़ती हो। हीर गुस्से में बोली, क्या कहा आपने? क्या कहती हूँ मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हर्षवर्धन कान पड़कर बोला, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो, गलती से जुबान स्लिप हो गई। इतना कहकर हर्षवर्धन ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर ली। हर्षवर्धन मन ही मन खुद से कह रहा था, 9 महीने तक हीर मेरी बैंड बजाकर रखेगी, ना इससे दूर जा सकता है ना इसके करीब जा सकता, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा बेटा कैसा होगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रोक दी, जहाँ 2-3 आइसक्रीम वाले खड़े थे। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया और उसने हीर की तरफ का गाड़ी का गेट खोला। हीर ने प्यार से कहा, पीहू के डैडी हाथ नहीं दोगे? हर्षवर्धन हीर को देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो हीर आग उगल रही थी और अभी इतने प्यार से बात कर रही थी। हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से अपना हाथ हीर की तरफ बढ़ाया और हीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया और फिर उस हाथ को पकड़कर गाड़ी से उतर गई। हर्षवर्धन हीर को लेकर एक आइसक्रीम वाले के पास आ गया। हर्षवर्धन ने आइसक्रीम वाले से 2-3 आइसक्रीम ली और फिर उसका पैकेट खोलकर हीर की तरफ बढ़ा दिया और तभी हीर और हर्षवर्धन ने अपने पीछे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या कर रहे हो राजवीर, तुमने सारी आइसक्रीम मेरे ऊपर गिरा दी। हीर हर्षवर्धन ने पलटकर देखा तो वही थोड़ी सी दूर पर राजवीर और रूही की गाड़ी थी। हर्षवर्धन ने एक बार खुद को देखा और एक बार राजवीर को और फिर मन ही मन खुद से बोला, लगता है मेरी और राजवीर की सेम टाइम पर बैंड बजेगी। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही राजवीर की गाड़ी के पास आ गए। रूही ने हीर को देखा तो इरिटेट होकर बोली, चाची मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे एसिडिटी होती है, वोमिटिंग होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कब तक होगा ये सब? हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, पूछ भी किससे रही है, जिसकी खुद की हालत खराब है। हीर ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखकर कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बच्चों को मत रुलाया कीजिए, लेकिन आप तो मानते ही नहीं, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। हर्षवर्धन बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। हीर बोली, बस कीजिए। हीर ने फिर रूही की तरफ देखकर कहा, देखो रोई, अभी तो ऐसा होगा ही, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, धीरे धीरे वोमिटिंग होना, एसिडिटी होना कम हो जाएगी और तुम टेंशन क्यों ले रही हो,
राजवीर है ना तुम्हारे साथ। राजवीर ने बेचारा सा मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन को हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने धीरे से राजवीर के कान में कहा, अंडस्को, तेरी हालत तो फिर भी ठीक है, मेरी हालत ज्यादा खराब है। राजवीर ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, नहीं चाचू, हालत तो मेरे भी बहुत खराब है, मिनट में 16 मिनट में पानी हो जाती है। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर औरतों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है और पति के साथ की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद राजवीर ने कहा, अंडस्को, चाचू एक बात करनी थी। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, हाँ बोलो। राजवीर को बात कहते हुए थोड़ी सी हेसिटेशन हो रही थी, लेकिन कहनी तो पड़ती ही, आखिर उसने रूही से वादा जो किया था। राजवीर को ऐसे देखकर हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडस्को, राजवीर बताओ मुझे क्या बात है। चाचू हूं ना मैं तुम्हारा, तो बताओ। राजवीर बोला, अंडस्को, वो चाचू मैं सोच रहा था कि रूही प्रेग्नेंट है और उसका अकेले रहना ठीक नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं और रूही अगर मेंशन। राजवीर ने इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन ने अकड़ कर कहा, अंडस्को, राजवीर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। राजवीर ने हैरानी से हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा, अंडस्को, हाँ तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हें लगता है कि दुनिया में एक तुम ही खुददार हो, तुम्हें मेंशन आने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत है। आज जब तुम पार्टी में आए थे तब ये बात बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं बोली, चुपचाप चले गए और अब यहाँ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेंशन पर सिर्फ रघुवंशी फैमिली का हक है, तुम्हारा हक नहीं है। राजवीर ने गर्दन झुका ली। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, मैं खुद ही कहने वाला था कि तुम दोनों मेंशन शिफ्ट हो जाओ। राजवीर गर्दन झुकाकर बोला, अंडस्को, सॉरी चाचू। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, राजवीर जब तुम ऐसे परायों की तरह बात करते हो ना तो इस दिल में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ही नहीं सके और शायद यही रीजन है कि तुम अपने दिल की बात कहते हुए हिचकिचाते हो। राजवीर ने हीर को देखा तो हीर भी गुस्से में बोली, अंडस्को, सच तो कह रहे हैं पीहू के डैडी, तुम कब सुधरेंगे, कितनी बड़ी फैमिली है फिर भी अपनी फैमिली को अपने दिल की बात बताते हुए भी तुम्हें हिचकिचाहट महसूस होती है। राजवीर को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन राजवीर भी गलत नहीं था, वो सच में बहुत खुददार था। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें होती रही। हर्षवर्धन और राजवीर हीर और रूही को कार के पास छोड़कर सड़क के दूसरे किनारे आ गए। राजवीर कुछ बोल नहीं रहा था और तभी हर्षवर्धन ने राजवीर के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, राजवीर तुमसे मेरा सच छुपा हुआ नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं रघुवंशी फैमिली का सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन तुमने देखा ना रघुवंशी फैमिली ने मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार किया, कितनी इज्जत दी, उसके बावजूद भी तुम रघुवंशी को अपना सगा नहीं समझते। राजवीर ने आइसक्रीम खाते हुए धीरे से कहा, अंडस्को, बस करो ना चाचू, कितना डटोगे। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात कैसे स्टार्ट करूं और इसीलिए पार्टी में बिना कुछ कहे वापस आ गया। वैसे भी पार्टी में इतना हंगामा हो रहा था तो मेरा मन उस टाइम बात करने का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आर्या भी बेचैनी से बालकनी में चक्कर लगा रही थी और शिवाय सोफे पर बैठा हुआ आर्या को देख रहा था। थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद आर्या भी इरिटेट होकर बोली, अंडस्को, ऑलराउंडर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। शिवाय ने टेबल पर नजर घुमाई जहां 2025 कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, लेकिन आर्या ने उनमें से एक भी नहीं पी थी। शिवाय बोला, अंडस्को, ये रखी तो है, पी लो। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, ये वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को, तो तुम्हारे लिए एक नई लॉन्च कर दूं। आर्या दांत पीसते हुए शिवाय को देखकर बोली, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। शिवाय मन ही मन बोला, अंडस्को, यार इन सब में दिव्यांश लकी निकल गया, मैं चाचू और राजवीर फंस गए। कैसी होगी रघुवंशी फैमिली की सेकंड जनरेशन।
CH352 शिवाय का अभिमान। आर्या बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और शिवाय आर्या को देख रहा था। आर्या बेचैनी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। शिवाय आर्या को कभी इधर जाते हुए देखता और कभी उधर जाते हुए देखता। करीब 20 मिनट बाद शिवाय बोला, अंडस्को, छुई मुई प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ तो। आर्या बोली, अंडस्को, मुझे नहीं पता, बहुत बेचैनी हो रही है, मन कर रहा है कि पता नहीं क्या मन कर रहा है। इतना कहकर आर्या फिर से बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। आर्या को ऐसे देखकर शिवाय ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और आर्या के पास गया और उसे खोलकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, इसे पी लो, ये अच्छी वाली कोल्ड ड्रिंक है, तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। आर्या ने वो कोल्ड ड्रिंक ले ली। आर्या ने उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला और उसमें से एक सीप लेकर कहा, अंडस्को, मुझे नाच कर दिखाओ। ये सुनकर शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया। शिवाय ने एक उंगली अपने कान में डाली और उसे हल्का सा हिलाकर आर्या की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, क्या कहा मैंने सुना नहीं। आर्या बोली, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मैंने हिंदी में ही कहा है, मैंने कहा है मुझे नाच कर दिखाओ। शिवाय बोला, अंडस्को, तुम्हारा दिमाग खराब है। आर्या ने घूरकर शिवाय को देखा तो शिवाय अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, अंडस्को, मेरे कहने का मतलब है, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगा। आर्या बोली, अंडस्को, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे नाच कर दिखाओ, तभी मुझे कुछ अच्छा फील होगा। शिवाय दांत पिसता हुआ बोला, अंडस्को, तुम बच्चे पैदा करोगी या नवाब पैदा करोगी? जिसके सामने में मुजरा करके दिखाओ। आर्या बोली, अंडस्को, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के अभी नाच कर दिखाओ, तभी शायद मेरा मूड ठीक हो। शिवाय बोला, अंडस्को, छुई मुई पागल तो नहीं हो गई? कैसी अजीब अजीब सी डिमांड कर रही हो। चलो यहाँ से मैं तुम्हें टीवी में एक अच्छी मूवी दिखाता हूँ, मूवी देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इतना कहकर शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी, लेकिन आर्या अपनी जगह से हिली भी नहीं। आर्या ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, नहीं, पहले मुझे नाच कर दिखाओ, बिल्कुल ऐसे नाचना जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर होता है। शिवाय को तो आज आर्या से डर लग रहा था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो जब पापा बनेगा तो आर्या उससे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाएगी। शिवाय तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आर्या अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, अभी वो उसका बैंड बजाने पर तुली हुई है, आगे आगे तो पता नहीं आर्या उसके साथ क्या क्या करेगी। शिवाय समझ गया कि आर्या को प्यार से समझना होगा, वरना तो वो उसे नचा कर छोड़ेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज शिवाय जैसे बोल्ड इंसान को आर्या के सामने नाचते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था आर्या की ऐसी डिमांड। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, अंडस्को, आप डांस करेंगे कि नहीं? शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि आर्या तो नचा कर ही छोड़ेगी। शिवाय थोड़ा सा शर्मा कर बोला, अंडस्को, कौन से गाने पर करना है? आर्या बोली, अंडस्को, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। ये सुनकर तो शिवाय की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने के लिए तैयार हो गई। शिवाय को तो यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या उसी की बीवी है। शिवाय बोला, अंडस्को, इसके अलावा दूसरा गाना नहीं है। आर्या शिवाय को ऑप्शन देते हुए बोली, अंडस्को, अच्छा तो एक काम करो, वो गाना है ना रेखा का, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। शिवाय आर्या को देखकर मन ही मन बोला, अंडस्को, ये तो सच में नवाब पैदा करने वाली है। पता नहीं मेरा नवाब कैसा होगा, पर जैसा भी होगा मेरा अभिमान होगा। शिवाय बोला, अंडस्को, आर्या कोई और। आर्या सोचने लगी, लेकिन आर्या कुछ बोलती उससे पहले शिवाय ने अपनी पसंद का गाना जल्दी से प्ले कर दिया, क्योंकि वो आर्या की पसंद के गाने पर तो बिल्कुल डांस नहीं करना चाहता था। शिवाय ने गाना लगाया, अंडस्को, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। शिवाय उस गाने पर हल्का हल्का आर्या के साथ डांस करने लगा और आर्या भी अब जाकर थोड़ा सा मुस्कुराए। शिवाय बिल्कुल भी आर्या को परेशान नहीं कर रहा था, इनफैक्ट बहुत प्यार से उसे घुमा रहा था। धीरे धीरे आर्या थकने लगी।
शिवाय को जब महसूस हुआ कि आर्या अब सोना चाहती है, तो उसने आर्या को गोद में उठा लिया और फिर आराम से बेड पर लिटा दिया। आर्या अभी पूरी तरीके से सोई नहीं थी। शिवाय आर्या को लेटा कर उठने को हुआ। आर्या ने उसका कॉलर पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर ऑलराउंडर कहाँ जा रहे हो? शिवाय आर्या के पास लेटता हुआ बोला, अंडरस्को, तुम्हारा मिस्टर ऑलराउंडर कहाँ जाएगा? यही रहेगा तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने खुद को और आर्या को ब्लैंकेट से कर लिया और आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया और देखते देखते दोनों ही नींद की बाहों में घूम हो गए। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन रूही, हीर और आर्या तीनों ही नखरे कर रही थी। तीनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और उन तीनों को देखकर उनके पतियों को बहुत बुरा लगता था, पर फिलहाल तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये पीरियड तो उन तीनों को झेलना ही पड़ता। तभी वहां एक पंडित जी आए। पंडित जी को देखकर हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर उनके पास चला गया। हर्षवर्धन ने पंडित जी के पैर छुए और उन्हें आदर के साथ अंदर ले आया। हर्षवर्धन ने डाइनिंग टेबल की तरफ नजर घुमाई और गुस्से से देखा। हर्षवर्धन का गुस्सा समझते हुए सब एक एक करके वहां आए और पंडित जी के पैर छूकर वापस चले गए। हर्षवर्धन ने फिर हीर को बुलाते हुए कहा, अंडरस्को, हीर यहाँ आओ। हीर हर्षवर्धन के पास चली गई। हर्षवर्धन ने हीर को अपने पास बैठाया और पंडित जी से बोला, अंडरस्को, पंडित जी, विराज और पैंथर की शादी का मुहूर्त निकलवाना है। पंडित जी ने अपना पत्रा निकाला और शादी का मुहूर्त निकालने लगे। करीब 10 मिनट बाद पंडित जी ने कहा, अंडरस्को, रघुवंशी साहब, विराज का शादी के मुहूर्त तो आने वाले 1 महीने में है, लेकिन पैंथर की शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर पैंथर के चेहरे पर शिकन आ गई। वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था और उसके हाथ रुक गए। वही विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसकी शादी वीरा से अगले 1 महीने में होने वाली थी। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, पंडित जी जरा देखकर ढंग से बताइए, पैंथर किसी लड़की से प्यार करता है और आप तो जानते ही हैं, पैंथर का हमारे बिना कोई नहीं है। पैंथर की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी हुई। अब ठीक से पत्रा देखकर बताइए। पंडित जी हर्षवर्धन के कहने पर एक बार फिर अपने पत्रे को उलट पलट कर देखने लगे और थोड़ी देर बाद वो फिर बोले, अंडरस्को, हर्षवर्धन, सब सच कह रहा हूँ, पैंथर की शादी का मुहूर्त नहीं है। करीब 5 साल तक इन दोनों की शादी का मुहूर्त है ही नहीं। ये सुनकर पैंथर का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल तक उसकी शादी का मुहूर्त ही नहीं है। पैंथर डाइनिंग टेबल से उठकर हर्षवर्धन के पास आकर बैठ गया। पैंथर की शक्ल देखकर हर्षवर्धन और हीर दोनों को बुरा लग रहा था। हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। 5 साल तक कौन इंतजार करता है? आप भी जानते हैं 5 साल तक रिश्ता रोककर कैसे रख सकते हैं। कोई उपाय कीजिए, जैसा भी उपाय होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। जिससे पैंथर शादी कर रहा है, उस लड़की का भी कोई नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, देखिए जरा पैंथर को कैसा मुंह हो गया है। पंडित जी ने अपना पत्रा देखकर कहा, अंडरस्को, देखिए रघुवंशी साहब, उपाय तो है लेकिन बड़ा कठिन उपाय है। आजकल के बच्चे ऐसा उपाय करते नहीं। पैंथर बोला, अंडरस्को, पंडित जी, मैं हर उपाय करूंगा, लेकिन मुझे अब अपनी जिंदगी पूर्वी के साथ बितानी है। आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। पंडित जी ने कहा, अंडरस्को, बेटा, उपाय तुम्हें नहीं पूर्वी को करने हैं। आप उस लड़की को बुलाए जिससे आप शादी करना चाहते हैं। पूर्वी उस वक्त वहां नहीं थी, लेकिन फिलहाल पूर्वी को बुलाना जरूरी था। हर्षवर्धन ने पैंथर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, तू उसे फोन कर आ जाएगी। पैंथर ने पूर्वी को कॉल किया और करीब आधे घंटे बाद पूर्वी मेंशन आ गई। पूर्वी को देखकर हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, पूर्वी जल्दी यहाँ आओ। पूर्वी जल्दी से हर्षवर्धन के पास चली गई। हर्षवर्धन ने पूर्वी को एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और पूर्वी सोफे पर बैठ गई। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, पूर्वी, तुम्हारे और पैंथर की शादी के डेट नहीं निकल रही। 5 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है।
लेकिन पंडित जी कुछ उपाय बता रहे हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम वो उपाय कर दो। मेरे कहने का मतलब है तुम और पैंथर जैसा भी डिसाइड करोगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पूर्वी ने पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी ने पूर्वी को समझाते हुए कहा, अंडस्को, देखो बेटा, तुम्हें कुछ व्रत करने होंगे, कुछ नियम बांधने होंगे, सुबह शाम पूजा करनी होगी, पीपल के वृक्ष के नीचे रोज दिया जलाना होगा। ऐसे ना जाने कितने ही उपाय पंडित जी ने पूर्वी को बता दिए और पूर्वी बस हाँ में गर्दन हिलती रही। आखिर में पंडित जी ने कहा, अंडस्को, अगर तुम ये सारे उपाय कर लोगे तो तुम्हारी और पैंथर की शादी 1 साल बाद हो जाएगी, वरना तो तुम दोनों की शादी का 5 साल से पहले कोई मुहूर्त नहीं है। पूर्वी और पैंथर दोनों ही इतना इंतजार नहीं कर सकते थे, वैसे भी उनके लिए तो 1 साल का इंतजार करना भी बहुत मुश्किल था, फिर भी वो 1 साल का इंतजार करने के लिए तैयार हो गए। पूर्वी ने पंडित जी को आश्वासन देते हुए कहा, अंडस्को, नहीं नहीं पंडित जी, मैं ये सारे उपाय करूंगी। थोड़ी देर बाद पंडित जी मेंशन से चले गए। दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीचों बीच एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ था और उसके सामने एक आदमी पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं शिवाय था और जो चेयर पर बंधा हुआ था वो बलराज था। बलराज को देखकर शिवाय बोला, अंडस्को, बलराज साहब कहा था ना रणविजय सिंह राणा का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। मैंने कितनी बार आपको समझाया कि गलत का साथ मत दो, लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। बलराज इस वक्त बुरी तरीके से कांप रहा था। कड़कड़ाती हुई धूप में रेगिस्तान पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके पैरों के नीचे चप्पल भी नहीं थी। गरम रेत तो उसे जला ही रही थी, लेकिन ये तो बलराज के कर्म थे, जिसकी सजा फिलहाल शिवाय उसे देने वाला था। बलराज ने भी ना जाने कितने गलत काम किए थे। रणविजय सिंह राणा को रोकना भी बलराज ने कभी ठीक नहीं समझा। उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देता गया और अब बलराज का पाप का घड़ा भर चुका था और अब इस पाप के घड़े को शिवाय फोड़ने वाला था। शिवाय ने अपनी गन बलराज की तरफ की और बोला, अंडस्को, क्या बोलते हो बलराज साहब, सीधा गोली मार दूं या यही छोड़कर चला जाऊं? अगर यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा मरोगे और अगर मैंने गोली मार दी तो शायद मेरे हाथों से मरकर स्वर्ग चले जाओ। तो बताओ कैसे मारना पसंद करोगे? वो क्या है, ना उम्र हो गई है आपकी, मैं नहीं चाहता बुढ़ापे में आपको ज्यादा तकलीफ हो। बलराज गिड़गिड़ाते हुए बोला, अंडस्को, शिवाय मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बाल बच्चे हैं। शिवाय बोला, अंडस्को, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे यहाँ तो नहीं है ना? अगर अपने बाल बच्चों से इतना ही प्यार होता तो उन्हें इंडिया में रखते, बाहर नहीं। अरे हाँ, मुझे पता चला तुम्हारी तो 2 बीवी है ना, एक इंडिया में और एक इंडिया से बाहर। कमाल करते हो तुम भी। मेरे जैसा हैंडसम लड़का उसके पास बस उसकी छुई मुई है और तुम्हारे जैसे बूढ़े के पास 2 बीवियां, क्या बात है। यकीन नहीं आता कि आजकल बुढ़े लोग जवानों से आगे निकल गए। बलराज ने अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय बोला, अंडस्को, डरने से क्या होगा बलराज साहब, पहले एपिसोड में ही आपको मैंने चेतावनी दी थी कि अगर झूठ बोला तो जान से मार दूंगा, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी को हल्के में ले लिया और अब देखो कितने एपिसोड हो गए, मैंने तुम्हें मारा ही नहीं। बलराज साहब, पूरे 351 एपिसोड हो गए, अब तो आपको मारना ही पड़ेगा, बहुत जी लिए आप। इतना कहकर शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से गन बलराज के सीने पर रख दी और दाएं दाएं करके 6 की 6 गोली बलराज के सीने के आर पार उतार दी। अगले ही सेकंड बलराज मर गया था। शिवाय ने बलराज की कुर्सी पर लात मारकर उसे गिराते हुए कहा, अंडस्को, अगर तुम्हें पहले ही मार देता तो इतना सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। तुम्हारे और उस रणविजय की बेवकूफ़ी की वजह से मेरे और मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है, पर अब नहीं, अब बस रणविजय सिंह बचा है, उसे भी मैं जल्द तुम्हारे पास भेज दूंगा। वैसे भी तुम दोनों तो एक जिस्म 2 जान हो, तो ऊपर भी मिलकर रहना। क्या पूर्वी पंडित जी के बताए हुए उपाय कर पाएगी? CH 353 शौर्य सांझ। रघुवंशी मेंशन। शिवाय ने ही बलराज को मार दिया था।
और फिलहाल तो वो अपनी आर्या के पीछे जूस का गिलास लेकर घूम रहा था। आर्या आगे आगे चल रही थी और शिवाय जो उसे गिलास लेकर पीछे पीछे सिटिंग एरिया में बैठे रघुवंशी फैमिली के सदस्य शिवाय को ही देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इसमें दो राय नहीं थी कि शिवाय ने छुईमुई को बहुत नजाकत के साथ रखा हुआ था। ऐसा नहीं था कि रघुवंशी फैमिली में सिर्फ शिवाय की हालत खराब थी, शिवाय से ज्यादा हालत खराब तो हर्षवर्धन की थी। जब पीहू हुई थी तब तो सरोगेसी से हुई थी। हर्षवर्धन ने तो ऐसा पल जिया ही नहीं था जब उसके नखरे उठाने पड़ते। हर्षवर्धन तो दिल से उसके नखरे उठा रहा था। हीर ने तो कभी इतने नखरे नहीं किए थे और ना ही कभी हर्षवर्धन पर इतना गुस्सा किया था। हर्षवर्धन हीर के गुस्से और नखरे दोनों को शिद्दत से उठा रहा था। उसे तो वो पीरियड गोल्डन लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती पल है, जब वो अपने होने वाले बच्चे की मां का इतना ख्याल रख रहा है। हालत तो राजवीर की भी ऐसी ही थी। बेचारा सुबह ऑफिस जाता था, शाम को मेंशन लौटता था और आने के बाद रूही की उटपटांग बातें सुनता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शौर्य और की शादी की डेट नजदीक आने लगी। विराज और वीरा की शादी भी शौर्य और सांझ की शादी के कुछ दिनों बाद ही फिक्स हुई थी। शौर्य, सांझ और वंशिका तीनों ही मॉल में वरदान का इंतजार कर रहे थे। आज सबको मिलकर शादी की शॉपिंग करनी थी, लेकिन वरदान का तो कुछ आता पता ही नहीं था। शौर्य और सांझ एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वंशिका, उसे तो वरदान पर गुस्सा आ रहा था। वंशिका ने सोच लिया था कि जब भी वरदान आएगा तो सबसे पहले उसका सिर फोड़ेगी। वंशिका ना जाने कितने कॉल वरदान को कर चुकी थी, लेकिन वरदान उसने तो एक भी रिप्लाई नहीं किया, ना ही कोई मैसेज छोड़ा और ना ही फोन रिसीव किया। ये सब सोच सोच कर वंशिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वंशिका का इंतजार खत्म हुआ और वरदान तेज कदमों से अपनी वाइट शर्ट की बाजू को फोल्ड करता हुआ मॉल के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वरदान थोड़ा सा ही अंदर आया था कि वंशिका ने एक कदम वरदान की तरफ बढ़ाते हुए उसे उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, अंडस्को, तो मिल गया आपको टाइम आने का। आपने खुद आज का दिन डिसाइड किया था ना, फिर इतना लेट क्यों आए? मैंने आपसे कहा था ना कि आप रहने दीजिए, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी, लेकिन आपने कहा नहीं। वंशिका, मैं तो तुम्हें वैसे भी टाइम नहीं देता, इसी बहाने साथ में वक्त बिता लेंगे। आप खुद को समझते क्या है? पिछले 1.5 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हद करते हैं राजा साहब, टाइम की कदर कीजिए। मानती हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन अगर आपका टाइम अपने परिवार के लिए भी नहीं है तो क्या फायदा इतने पैसे होने का? वरदान तो आंखें फाड़े बस वंशिका को देख रहा था। वंशिका बहुत गुस्से में थी और लगभग उसकी आंखें छलकने ही वाली थी। वरदान ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, अंडस्को, माफ कर दो वंशिका, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था। मैंने बोला था हर्षवर्धन को कि मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसके चलते मैं लेट हो गया। माफ कर दो, नहीं तो यही उठक बैठक लगना शुरू कर दूंगा। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, बस आप किसी सड़क छाप आशिक की तरह ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, चलिए शॉपिंग कर लेते हैं। इतना कहकर वंशिका आगे आगे चली गई और वरदान ने एक गहरी सांस ली और फिर सांझ और शौर्य को देखा जो वंशिका के पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सब मिलकर शॉपिंग करने लगे। वरदान भी वंशिका के लिए साड़ी सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन वरदान की सिलेक्ट की हुई साड़ी वंशिका रिजेक्ट कर रही थी। वरदान को वंशिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। नॉर्मली वंशिका इतना गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन आज तो वंशिका ने वरदान को लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया था और अब उसकी सिलेक्ट की हुई साड़ियां भी रिजेक्ट किए जा रही थी। दूसरी तरफ सांझ और शौर्य का अलग ही चल रहा था। शौर्य जो सांझ के लिए पसंद करता, सांझ खुश होकर उसे रख लेती। वरदान ने एक बार शौर्य सांझ को देखा और एक बार वंशिका को, फिर ना में गर्दन हिलाकर फिर से साड़ी देखने लगा। वरदान ने एक रेड कलर की बनारसी साड़ी उठाकर वंशिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, अंडस्को,
ये देखो ना वंशिका, कितनी सुंदर साड़ी है, इसे ले लो। वंशिका बोली, रेड कलर, मुझे नहीं पहना ये लाल रंग, ये भी कोई रंग है, पता नहीं इस रंग का निर्माण किसने किया है। वरदान तो आंखें बड़ी कर वंशिका को देख रहा था। वरदान को याद था कि वंशिका को रेड कलर पसंद है, लेकिन आज तो वंशिका को रेड कलर देखकर गुस्सा आ रहा है। वरदान ने फिर एक ग्रीन कलर की साड़ी वंशिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये देखो वंशिका, ये कितनी सुंदर है। वंशिका बोली, राजवत साहब क्या हो गया है, आपकी पसंद को मैं ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनती, रहने दीजिए, मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगी। वरदान को समझ नहीं आ रहा था कि वंशिका को अचानक से क्या हो गया, और तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान अपना फोन लेकर साइड में चला गया। वरदान फोन पर किसी से बात कर रहा था, और जैसे जैसे वो बात कर रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वंशिका वरदान को ही देख रही थी। वरदान को देखकर वंशिका को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वरदान कहीं से भी 40 साल का नहीं लगता था। इनफैक्ट सच में वो तो किसी भी यंग लड़की को पटाने की हिम्मत रखता था। मॉल में आई बहुत सारी लड़कियां बार बार वरदान को देख रही थी, और वंशिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। वंशिका ने वरदान को ऊपर से नीचे तक देखा, तो वरदान ने एक फॉर्मल ग्रे कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट की बाजू फोल्ड की हुई थी। ऊपर से वरदान की स्माइल जो फिलहाल तो कयामत लाने के लिए काफी थी। वरदान फोन पर बात करता हुआ मुस्कुरा रहा था, और तभी उसने अपना फोन कट करके जेब में रखा और एक लड़की आकर वरदान से टकरा गई। वरदान ने मुस्कुराकर उस लड़की को देखा। वरदान ने नोटिस किया कि उस लड़की का बैग जमीन पर गिर गया। वरदान ने बैग उठाकर उस लड़की को दे दिया, और ये सारा नजारा देखकर अंशिका अंदर तक जल गई। वरदान वंशिका को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसने उस लड़की का बैग उठाकर गलती कर दी। वरदान ने उस लड़की का बैग उससे छीन वापस से जमीन पर फेंका, और तेज कदमों से वंशिका के पास चला गया। वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा, और छोटी आंखें करके बोली, मिस्टर राजावत साहब, उम्र हो गई है, थोड़ा सा कम हैंडसम बनकर घूमा कीजिए, और ये बाजू क्यों फोल्ड की हुई है, और मुझे तो समझ नहीं आता इतने हैंडसम बनकर आप कहाँ जाएंगे। वरदान तो वंशिका को बस देखे जा रहा था। एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ वरदान ने वंशिका को कसकर सबके सामने गले लगा लिया, और उसके माथे को चूम लिया। वरदान ने वंशिका को ऐसे पकड़ा था जैसे वंशिका सच में वरदान से दूर हो जाएगी। वंशिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वरदान बोला, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा, प्लीज मना मत करना। वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा तो वरदान में एक बार फिर वंशिका के माथे को चुमकर कहा, प्लीज समझने की कोशिश करो, जाना जरूरी है। वंशिका चाहती नहीं थी कि वरदान वहां से जाए। वरदान को आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। वरदान जाने की बात कर रहा था, लेकिन वरदान में एक बार फिर झुककर वंशिका के बालों को चुम्मा, और फिर शौर्य के पास जाकर उसके कमर पर हाथ मार कर कहा, अच्छे से शॉपिंग करके घर आ जाना। शौर्य ने हामी गर्दन हिलाई और वरदान वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शौर्य, सांझ और वंशिका शॉपिंग करके राजवत हाउस आ गए। तीनों आकर बैठे ही थे, तभी डैनी वंशिका के पास आकर बोला, मैम, सर आपको फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। वंशिका ने डैनी को देखकर कहा, क्यों तुम्हारे सर पागल हो गए हैं? मैं तो तुम्हारे सर से ही परेशान हूँ, वहाँ मुझे क्यों बुला रहे हैं? वहाँ से क्या खास बात है? डैनी ने कंधे उचकाकर कर कहा, वो मुझे नहीं पता मैम, लेकिन सर ने कहा है जैसी मैडम आए उन्हें लेकर फार्म हाउस आ जाना। वंशिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वरदान ने बुलाया था तो उसे जाना पड़ता। वंशिका थोड़ी हंसकर बोली, तो चलो। डैनी ने हमें गर्दन हिलाई और आगे आगे चला गया। वंशिका उसके पीछे पीछे। वंशिका के जाने के बाद सांझ बोली, अब मैं भी मेंशन चली जाती हूँ। क्वोट,
सांझ जैसे ही उठना को हुई, शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपना बैलेंस नहीं बन पाया और सीधा सांझ को लेकर सोफे पर गिर गया। और मुझे ऐसा सीन लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों की वजह से लिखना पड़ता है। अच्छा यार, मैं पहले लिख लेती थी रोमांटिक सीन, अब तो बिल्कुल ही लिखने छोड़ दिए, हद हो गई मेरी भी। शौर्य ने अगले ही पल सांझ के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा था। एक किस करने के बाद शौर्य सांझ से हल्का सा दूर हुआ और उसके माथे को किस करके बोला, अंडस्को, आज तो ना बुआ घर पर है और ना ही फूफा जी, और तुम जाने की बात कर रही हो, जाने की जिद ना करो। शौर्य के ऐसे बोलने पर सांझ को हंसी आ गई और शौर्य हैरानी से सांझ को देखने लगा और उसने सांझ को उठाकर कहा, अंडस्को, क्यों हंस रही हो? सांझ बोली, अंडस्को, तुम इतनी रोमांटिक भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। शौर्य बोला, अंडस्को, तुमने मेरे अंदर का बैठा हुआ रोमांटिक शौर्य देखा ही कहाँ है? एक बार शादी हो जाए तब तुम्हें बताऊंगा रोमांटिक शौर्य कैसा है। सांझ थोड़ा सा हंसते हुए बोली, अंडस्को, अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाने दो, मेंशन में सब इंतजार कर रहे होंगे। शौर्य वापस से सांझ के गोद में सिर रखकर लेट गया और बोला, अंडस्को, कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, सब अपनी अपनी बीवी की खिदमत में बिजी हैं, और कोई इंतजार कर भी रहा होगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरे पास हो, समझी? सांझ शौर्य के बालों में हाथ फेरते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गई, उसकी आंखों से हल्का सा पानी आ गया। सांझ भरे गले से बोली, अंडस्को, शौर्य, तुम सच में मुझे प्यार करते हो ना? ऐसा तो नहीं शादी के बाद तुम्हें पछतावा होने लगे कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसकी ना फैमिली है, ना कोई रेपुटेशन, ना कोई स्टेटस। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कॉलेज टाइम में भी इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और अगर मैं तुम्हें प्रपोज किया तो तुम रिजेक्ट कर दोगे। शौर्य ने हल्की सी करवट ली और अपनी दोनों बाहें सांझ की कमर पर लपेट दी और फिर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ बोला, अंडस्को, अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये तो मुहूर्त के चक्कर में पड़ गए, वरना अब तक तो तुम्हारे साथ कई बार सुहागरात मना लेता। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर सांझ के रोने वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपना सिर शौर्य के सिर के ऊपर रख दिया। दूसरी तरफ डैनी ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। वंशिका गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस की तरफ जाने लगी तो उसने देखा पूरा फार्म हाउस डेकोरेट है। रात हो चुकी थी और उसे रात में फार्म हाउस की डेकोरेशन अलग ही नजर आ रही थी। वंशिका ने मुड़कर डैनी को देखा तो डैनी तो गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था। वंशिका को हैरानी हुई, लेकिन फिर वह फार्म हाउस के अंदर जाती हुई खुद में ही बड़बड़ाने लगी, अंडस्को, यहाँ पार्टी थी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अगर मुझे बता देते तो कम से कम में चेंज करके तो आ जाती, लेकिन नहीं, मुझे क्यों बताएंगे? पता नहीं राजावत साहब चाहते क्या है। इतना कहकर वंशिका फार्म हाउस के अंदर चली गई। उसके अंदर जाकर उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। अब तक वंशिका की आंखें हैरानी से फैल रही थी। उसे इतना तो समझ आने लगा था कि शायद उसके राजावत साहब ने उसके लिए कुछ प्लान किया है, तभी इतनी डेकोरेशन की हुई है। वंशिका ने वरदान को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, राजावत साहब कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई, अब जल्दी से बाहर आइए और बताइए मुझे कि यह सरप्राइज क्यों प्लान किया है। लेकिन वंशिका को वापस कोई आवाज सुनाई नहीं दी। CH-354 स्पेशल प्लान। डेकोरेशन देखकर वंशिका समझ गई कि हो ना हो वरदान ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। आखिर कितने ही दिनों से वरदान और वंशिका एक दूसरे के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे थे और उसी के चलते वंशिका हर दूसरे तीसरे दिन वरदान को सुना देती थी। आज भी वंशिका ने वरदान को जी भरकर मॉल में सुनाया था और वरदान वो तो बस एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वंशिका को देख रहा था। वंशिका ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, राजावत साहब कहाँ गए आप? देखिए मैं आ गई। और तभी वंशिका ने अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस किए। वंशिका के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, क्योंकि वो जानती थी उसके पीछे उसके राजावत साहब ही हैं। वरदान के इतना प्यार से पीछे से गले लगाने पर
वंशिका ने मीठी सी आवाज में कहा, अंडस्को, क्या बात राजावत साहब, आज बहुत प्यार आ रहा है। वरदान तब तक अपना चेहरा वंशिका के गर्दन में छुपा चुका था। वरदान भी वंशिका की गर्दन को चूमते हुए बोला, अंडस्को, प्यार तो हमेशा ही आता है, बस जताने का टाइम नहीं मिलता, अब थोड़ा सा प्यार जता भी सकते। वंशिका ने पलटकर वरदान की आंखों में देखा और बोली, अंडस्को, कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। वरदान बोला, अंडस्को, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम बहुत कुछ छुपाने लगी हो। वंशिका को वरदान की बात समझ नहीं आई। वंशिका बोली, अंडस्को, भला मैंने क्या छुपाया? मैं तो कुछ भी नहीं छुपाती, जो भी बात होती है आपके मुंह पर बोल देती हूँ। वरदान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, याद करो वंशिका, तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वंशिका बोली, अंडस्को, मुझे याद नहीं रजावत साहब, मैंने आपसे कुछ भी छुपाया है। वरदान ने कहा, अंडस्को, तुम हॉस्पिटल गई थी। ये सुनते ही वंशिका के गाल हल्के हल्के लाल होने लगे। उसे समझते देर नहीं लगी कि वरदान साहब इस बारे में बात कर रहे हैं। वंशिका ने वरदान को शर्मा कर गले लगाया और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। वरदान ने भी अपनी बाहें वंशिका पर कस दी। वरदान ने वंशिका के बालों को चूमकर कहा, अंडस्को, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं और तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया है। वंशिका धीरे से बोली, अंडस्को, राजावत साहब, मैंने सोचा मैं पहले खुद कंफर्म हो जाऊं, उसके बाद आपको बताऊं, लेकिन लगता है आपको मुझसे पहले ही पता चल गया। वरदान ने एक बार फिर वंशिका के बालों को चूमकर कहा, अंडस्को, हाँ, मुझे मॉल में ही पता चल गया था, तभी तो मैं वहां से आ गया और यहाँ आकर मैं तुम्हारे लिए ये सारी डेकोरेशन करवाई। वंशिका ने एक बार पलटकर फिर से डेकोरेशन देखी। ये पहली बार था जब वरदान ने वंशिका के लिए कुछ किया था, वरना तो वरदान और वंशिका के रिश्ते ने तकलीफ ही झेली थी। आज पहली बार दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। वरदान ने फिर से कहा, अंडस्को, तुमने खाना खाया? वंशिका बोली, अंडस्को, नहीं, जैसे ही मॉल से आई, डैनी बोला कि सर आपको फार्म हाउस बुला रहे हैं। वरदान ने कहा, अंडस्को, चलो कोई बात नहीं, हम पहले डिनर कर लेते हैं। इतना कहकर वरदान ने वंशिका को गोद में उठा लिया। वरदान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक तो वो पापा बनने वाला था और दूसरा कितने दिनों बाद वो वंशिका के साथ टाइम बिताने वाला था। थोड़ी देर में वरदान वंशिका को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने वंशिका को चेयर पर बैठाया। वंशिका ने टेबल पर देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। पूरी टेबल पर फूल ही फूल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर वंशिका ने मुस्कुराकर वरदान को देखकर कहा, अंडस्को, आई लव यू टू मिस्टर राजावत साहब। वरदान ने फिर वंशिका के लिए खाना सर्व किया और वंशिका और वरदान दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वंशिका बोली, अंडस्को, राजावत साहब, मुझे अब नींद आ रही है। ये सुनते ही वरदान ने वंशिका की गाल पर किस करके कहा, अंडस्को, आज सोने वाली रात थोड़ी है, आज तो जागने वाली रात है। ये सुनते ही वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वंशिका बोली, अंडस्को, वरदान साहब हद में रहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वरदान वंशिका की नाक पर किस करके बोला, अंडस्को, मैंने डॉक्टर से सब कंसल्ट कर लिया है, तो कब क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। इतना कहकर वरदान ने वंशिका को फिर से गोद में उठा दिया और बेडरूम में चला गया। वंशिका ने बेडरूम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा बेडरूम रेड रोज से सजा हुआ था और फिर वंशिका को वो सब देखकर एकदम से बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गई। वरदान ने वंशिका की नम आंखें देखी तो उसकी आंखों पर भारी बारी से चुमकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ वंशिका, तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? वंशिका ने वरदान को गले लगाकर कहा, अंडस्को, आपको पता है राजावत साहब, आज से 20 साल पहले ऐसे ही डेकोरेशन आपने हमारी सुहागरात पर की थी। उसके बाद हमारे रिश्ते ने कितना कुछ झेला,
मुझे मजबूरन रणविजय से शादी करनी पड़ी और रणविजय ने अपना सारा टॉर्चर मुझ पर निकाला, मेरी बेटी पर निकला। शिवाय नहीं होता तो शायद हम अपनी पहली औलाद को खो देते। बस इन फूलों को देखकर वही सब याद आ गया। कहते हैं ना, फूलों के साथ साथ कांटे भी आते हैं, और अचानक ही मेरी जिंदगी के भी कुछ कांटे मुझे याद आने लगे। वरदान ने वंशिका को गले लगाकर कहा, अंडरस्को वंशिका, अब तो हमारी जिंदगी में सब कुछ सही है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भी एक परिवार होगा, लेकिन अब तुम हो मेरे साथ हो, शौर्य मेरे साथ है, हमारी 2 बेटियां हैं, हीर को भी मैंने बेटी माना है, सब कुछ तो है हमारे पास। एक बेटे की कमी थी, वो भी जल्दी तुम मुझे दे दोगी। ये सुनकर वंशिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को इसकी क्या गारंटी है, राजावत साहब की बेटा ही होगा। ये सुनकर वरदान बोला, अंडरस्को मैं जानता हूँ वंशिका बेटा ही होगा, और मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर होगा। छोटे राजावत साहब, यकीन नहीं आता तो रीडर से पूछ लो, रीडर ने तो बता भी दिया कि मेरे बेटे का नाम छोटे राजावत साहब होगा। वंशिका बोली, अंडरस्को अगर बेटी हो गई तो। वरदान बोला, अंडरस्को तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को सीने से लूंगा। आर्या का बचपन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अपनी दूसरी बेटी का बचपन अपनी आंखों से देखूंगा, एक पिता होने का फर्ज निभाऊंगा। कहते कहते वरदान इमोशनल हो गया था। वंशिका ने पंजों के बल खड़े होकर वरदान की आंखों पर चूम कर कहा, अंडरस्को अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे समझा रहे थे, अब आप खुद इमोशनल हो गए। वरदान ने वंशिका को गले लगाकर कहा, अंडरस्को वंशिका तुम नहीं जानती मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहता, बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। तुम डांटती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने तुम्हारी डांट को पिछले 18 साल में बहुत मिस किया। वरदान और ज्यादा इमोशनल होता उससे पहले ही वंशिका वरदान की कमीज का एक बटन खोलते हुए बोली, अंडरस्को हम दोनों क्या यहाँ इमोशनल होने आए हैं? आपने इतनी सारी डेकोरेशन क्या इमोशनल होने के लिए की है? ये सुनते ही वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना एक हाथ वंशिका की कमर पर रखकर थोड़ा सा करीब करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मैं तो कुछ और करने आया हूँ। इतना कहकर वरदान ने वंशिका के होठों को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे वरदान और वंशिका एक दूसरे को महसूस करने लगे। दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन में देव अब चलने लगा था, थोड़ा थोड़ा तोतला कर बोलने भी लगा था। दृष्टि छोटा सा गिलास लेकर देव के पीछे चलती हुई बोली, अंडरस्को देव रुक जा, थोड़ा सा दूध पी ले। देव ने हल्का सा पलटकर अपनी मां को देखा और नामे गर्दन हिला दी और फिर से सीटिंग एरिया की टेबल के आसपास चक्कर लगाने लगा। दृष्टि बोली, अंडरस्को देव तू मुझे बहुत परेशान करने लगा है, बाप बेटे ने मेरा खून पी रखा है, पता नहीं दोनों खुद को क्या समझते हो, मुझे जीने नहीं देते। दिव्यांश और हर्षवर्धन जो कि वही सीटिंग एरिया के एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे, उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दिव्यांश बोला, अंडरस्को ये तुम माँ बेटों की लड़ाई में मैं कहाँ से आ जाता हूँ? तुम देव के साथ साथ मुझे क्यों सुनाने लगते हो? मैंने क्या कर दिया? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को मुझे गुस्सा मत दिलाओ दिव्यांश, वरना मैं चाचू की शर्म नहीं करूंगी और चाचू के सामने ही सुना दूंगी। दिव्यांश पलके उचकाकर बोला, अंडरस्को क्या सुना दोगी? जब भी देव तुम्हें परेशान करता है तुम मुझ पर भड़कने लगती हो, मैंने कौन सा खून पी लिया तुम्हारा? दिव्यांश और दृष्टि की बहस देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को अरे आप क्या मुस्कुरा रहे हो? वो देखो चाची आपको बुला रही है, जाकर अपनी वाली को संभालिए, मेरी वाली की बातें सुनकर हंसो मत। तो हीर वही खड़ी हुई थी और गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने मुंह पिचका कर खुद से ही कहा, अंडरस्को यार ये बच्चा 9 महीने में क्यों पैदा होता है? थोड़ा जल्दी भी तो हो सकता है, 9 महीने में तो फिर मेरा 9-12 बैंड बाजा देगी। हर्षवर्धन अपनी जगह से उठकर ऊपर चला गया और दिव्यांश दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को
अब मुझे बताओगी कि तुम बाप बेटे की लड़ाई में मैं क्या करता हूँ? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को, देखो दिव्यांश, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे परेशान करोगे। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, अब क्या कर दिया मैंने? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं। देव के पीछे दूध का गिलास लेकर घूमने लगी, लेकिन देव वो तो अपनी माँ के हाथ आ ही नहीं रहा था। कभी बैठकर किसी चेयर के नीचे घुस जाता, कभी टेबल के नीचे घुस जाता और अपने 2-3 दांत जो कि उसके चेहरे पर बहुत क्यूट लगते थे, अपनी माँ को दिखा देता। दृष्टि कालीन पर बैठकर देव को देखकर बोली, अंडरस्को, देव बाहर निकलो, वहां बैठकर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दूध पी लो, उसके बाद बाहर चले जाना, चलो बाहर निकलो। लेकिन देव ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से अपने 2 दांत दृष्टि को दिखा दिए। अब तो दिव्यांश भी सोफे से उठकर जमीन पर बैठ गया और बोला, अंडरस्को, देव सुना नहीं माँ ने क्या कहा? चलो जल्दी चेयर के नीचे से निकलो, जल्दी से बाहर आओ। दिव्यांश के कहने पर देव घुटनों के बल चलता हुआ चेयर के बाहर निकल गया। दिव्यांश ने देव को अपनी गोद में उठाया और दृष्टि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को, लाओ गिलास दो मुझे, तुम्हें नहीं आता दूध पिलाना। ये सुनते ही दृष्टि गुस्से में दिव्यांश को देख रही थी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, ऐसे क्या देख रही हो? सच तो कह रहा हूँ, अब देखो मेरा राजा बेटा मेरे हाथों से पिएगा है ना? देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपने हाथों से देव को थोड़ा थोड़ा दूध पिला दिया और देव ने भी दिव्यांश के हाथों से दूध पी लिया। उसके बाद वो उठा और तभी एक मेड ने दिव्यांश को गोद में उठा लिया। दृष्टि बोली, अंडरस्को, ध्यान रखना और ज्यादा इधर उधर ना जाए। मेड ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो देव को लेकर गार्डन में चली गई। दृष्टि खड़ी थी और दिव्यांश आलती पालती मारकर कालीन पर ही बैठा हुआ था और तभी दिव्यांश ने दृष्टि की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और दृष्टि सीधा दिव्यांश की गोद में जा गिरी। दिव्यांश ने दृष्टि को पीछे से गले लगाकर कहा, अंडरस्को, किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा था मेरे छोटे से बेटे पर? दृष्टि बोली, अंडरस्को, आपके छोटे से बेटे ने मेरा खून पीकर रखा हुआ है, देखा ना आपने मेरे हाथों से उसने दूध नहीं पिया, लेकिन आपके हाथों से पी लिया। मुझे तो पूरा दिन परेशान करता है और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, तो इतनी सी बात पर तुम इतना गुस्सा हो? अरे बेटा, माँ को परेशान नहीं करेगा तो किसे करेगा? और ऐसा तो नहीं है सिर्फ तुम्हें परेशान करता है, आर्या को भी करता है, चाची को भी करता है, सांझ को भी करता है। दिव्यांश ने फिर दृष्टि के गर्दन पर अपनी चिन रखते हुए कहा, अंडरस्को, और मुझे सच सच बताओ क्यों परेशान हो? क्या हुआ? दृष्टि दिव्यांश की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत की हुई थी। दिव्यांश ने फिर पूछा, अंडरस्को, हुआ क्या है? दृष्टि बताओ तो, क्यों इतना गुस्सा हो? दृष्टि हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैं गुस्सा नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़िए, मुझे और भी काम है, मैं आपकी जितनी फ्री नहीं हूँ। ये सुनते ही दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि के गाल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि मैं फ्री हूँ? द ग्रेट दिव्यांश रघुवंशी, जिससे टॉप लेवल के बिजनेसमैन मीटिंग करने के लिए तरसते हैं, वो बंदा फ्री है और तुम जो घर में रहती हो वो बीजी? वाह, क्या डेफिनेशन दी है मेरी! तुम्हें तो इस बात के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। क्या दृष्टि और दिव्यांश की लड़ाई हो जाएगी? कैसे समझाएगा दिव्यांश दृष्टि को? CH-355 साथ में गुलू गुलू करेंगे। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि को गुस्सा आ गया। दृष्टि भी गुस्से में बोली, अंडरस्को, आपको लगता है कि सारा काम बस मर्द ही करते हैं? औरतें तो सारा दिन घर में आराम फरमाती है। दिव्यांश ने इस बार थोड़ा सा हंसकर कहा, अंडरस्को, मैंने ये नहीं कहा कि औरतें सारा दिन घर में आराम फरमाती है, पर तुम तो फरमाती हो ना। मेरे घर में तो दुनिया भर के नौकर है, तुम क्या काम करती हो? कुछ भी तो नहीं, बस देव के पीछे दूध का गिलास लेकर भागती हो और क्या काम करती हो? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडरस्को, मतलब मैं सारा दिन आपके घर में आराम करती हूँ, बस देव के पीछे भागती हूँ,
ठीक है, कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूंगी। दिव्यांश ने अपनी पकड़ दृष्टि पर कसते हुए कहा। अंडरस्को, हाँ तो कर लो, ये तो और भी अच्छी बात है। मैं और तुम साथ में ऑफिस में रहेंगे, साथ में गुलू गुलू करेंगे। दृष्टि ने गुस्से में अपनी कोहनी दिव्यांश के पेट में मारकर कहा। अंडरस्को, मैं ऑफिस काम करने जाऊंगी, गुलू गुलू करने नहीं जाऊंगी, समझे। दृष्टि इस वक्त बहुत गुस्से में थी और दिव्यांश दृष्टि के गुस्से को समझ नहीं रहा था, बल्कि उसे लगा ये तो एक नॉर्मल सी लड़ाई है। तभी वहां शिवाय और राजवीर आकर बैठ गए। दृष्टि दिव्यांश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी तो दिव्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। अंडरस्को, अब जा क्यों रही है। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि ने हल्का सा मुंह घुमाया और दांत पीसते हुए बोली। अंडरस्को, दिव्यांश मुझे गुस्सा मत दिलाओ, छोड़ो मुझे, देख नहीं रहे शिवाय राजवीर भैया आकर बैठ गए, छोड़ो मुझे। लेकिन दिव्यांश ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। अंडरस्को, तो क्या हो गया, ये भी तो अपनी बीवी को ऐसे ही पकड़ते हैं। दृष्टि का तो मन कर रहा था कि गुस्से में अपना सिर फोड़ ले। दृष्टि ने फिर कहा, छोड़ दो दिव्यांश। और इस बार दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया। दृष्टि और दिव्यांश दोनों ही कालीन से उठ गए। दिव्यांश जाकर शिवाय के बराबर में बैठ गया और दृष्टि वहां से जाने लगी और तभी शिवाय बोला। अंडरस्को, क्या हुआ भाभी, ये तुमसे किस बात पर लड़ रहा था। शिवाय का सपोर्ट मिलते ही दृष्टि ने पलटकर शिवाय को देखा और गुस्से में बोली। अंडरस्को, इन्हें लगता है मैं सारा दिन घर में आराम करती हूँ। शिवाय ने आग में घी डालते हुए कहा। अंडरस्को, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात। दिव्यांश, तुझे शर्म नहीं आती, तू भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुझे पता भी है एक हाउसवाइफ के पास कितने सारे काम होते हैं और तू कह रहा है कि वो मेंशन में आराम करती है। दिव्यांश को शिवाय की चालाकियां समझ आ रही थी। दिव्यांश ने अपने पैर से शिवाय के पैर पर मारते हुए कहा। अंडरस्को, तू ज्यादा आग में घी मत डाल, समझ आई। शिवाय बोला। अंडरस्को, इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात है। सच तो कह रही है भाभी, बेचारी भाभी सारा दिन चाची के साथ किचन में काम करती है और अब तो चाची का भी मूड इतना स्विंग रहता है तो भाभी ही किचन में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनवाती है, सारा दिन देव के पीछे भागती है और तुम कह रहे हो कि सारा दिन क्या करती है। दिव्यांश गुस्से में शिवाय को देख रहा था। तभी दृष्टि ने दिव्यांश से कहा। अंडरस्को, उन्हें क्या देख रहे हो, मुझे देखकर बात करो। सही तो कह रहे हैं शिवाय भैया, मैं घर में बहुत सारा काम करती हूँ। बेशक आपको लगता है कि मेंशन में 10 नौकर है, लेकिन फिर भी कुछ काम घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। शिवाय बोला। अंडरस्को, हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इसे आसानी से मिल गई ना, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। दिव्यांश तो आंखें पाड़े एक बार अपनी बीवी को देखता और एक बार अपनी बीवी के देवर को और उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवाय तो आग बुझाने की बजाय आग को और ज्यादा भड़का रहा है। दिव्यांश को तो ये बात ज्यादा हैरान में डाल रही थी कि दृष्टि इसे आसानी से मिल गई, जबकि शायद इस कहानी में सबसे ज्यादा पापड़ दिव्यांश ने ही बेले थे। दिव्यांश ने राजवीर को देखकर इशारों में कहा। अंडरस्को, कि शिवाय को चुप करवा ले। लेकिन राजवीर वो तो उस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था, उसने भी ना में ही गर्दन हिलाकर कहा। अंडरस्को, दिव्यांश, जो बात है वो बात है, बात तो सही है, दृष्टि घर में बहुत सारा काम करती है। दिव्यांश बोला। अंडरस्को, ये काम करती है तो मैं कौन सा ऐश करता हूँ। दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि दृष्टि उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। अंडरस्को, हाँ तो फिर ठीक है ना, अपना काम एक्सचेंज कर लेते हैं, कल से आप घर में रहेंगे और मैं शिवाय भैया राजीव भैया के साथ ऑफिस जाऊंगी। दिव्यांश ने दृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा। अंडरस्को, तुम ऑफिस संभाल भी लोगी। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि ने भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा और गुस्से में बोली। अंडरस्को, आप घर संभाल लोगे। शिवाय खड़ा होकर बोला। अंडरस्को, तो बस डिसाइड हो गया, कल से भाभी हमारे साथ ऑफिस जाएगी और तुम देव को संभालोगे और हाँ, साथ में घर भी संभाल लेना। दिव्यांश बोला। अंडरस्को, ऐसा थोड़ी होता है, ये ऑफिस नहीं संभाल पाएगी।
दृष्टि गुस्से में दिव्यांश को उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, मैं संभाल लूंगी, आप अपना सोचिए। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अरे मेंशन को क्या संभालना, वहां तो बहुत सारे नौकर है। दृष्टि भी दिव्यांश को चिढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, तो फिर रघुवंशी इंडस्ट्रीज को भी क्या संभालना, वहां भी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। शिवाय बोला, अंडरस्को, बस बस बहुत हुआ, मैं तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता। कल से भाभी हमारे साथ ऑफिस जाएगी और तू देव को संभालेगा। इतना कहकर शिवाय ने दृष्टि को हाई फाई दिया और दृष्टि भी मुंह बनाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवाय की गर्दन पर लपेटते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, ये क्या किया तूने, जाकर अपनी वाली के नखरे उठा, लेकिन तू तो मेरी वाली को भड़का रहा है। राजवीर हंसकर बोला, अंडरस्को, दिव्यांश तू तो गया, मुझे तो लगा कि बस मेरी ही बैंड बज रही है, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तेरी ज्यादा बजने वाली है। और तभी रूही की आवाज आई, अंडरस्को, राजवीर तुम कहाँ हो। राजवीर पैर पटक कर बोला, अंडरस्को, मेरा बुलावा तो आ गया, मैं तो जा रहा हूँ। राजवीर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राजवीर जब कमरे में गया तो रूही लैपटॉप पर लहंगे के डिजाइन देख रही थी। राजवीर को देखकर रूही ने उसे इशारों में अपने पास आने के लिए कहा और राजवीर जाकर रूही के पास बैठ गया। रूही लैपटॉप में डिजाइन दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, देखो राजवीर कितने सारे डिजाइन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, विराज की शादी में क्या पहनूं? तुम ही बता दो कि विराज की शादी में क्या पहनूं? राजवीर को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो रूही के पास नहीं बैठा तो रूही फिर से उस पर चिल्लाने लगेगी। वैसे भी मिनट से पहले रूही का मूड स्विंग हो जाता था। राजवीर भी बेमन लहंगे के डिजाइन को देखने लगा और तभी रूही को वोमिटिंग जैसा महसूस हुआ। रूही जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ तेज कदमों से चली गई। राजवीर ने रूही को जाते हुए देखा तो कसकर आंख बंद करके बोला, अंडरस्को, औरत को भी एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। राजवीर भी फिर रूही के पीछे पीछे चला गया। अगली सुबह जब दिव्यांश की आंख खुली तो दृष्टि बेड पर नहीं थी। देव बेड पर बैठकर अपने टॉय से खेल रहा था। जैसे ही दिव्यांश ने देव को देखा, देव ने अपना एक टॉय उठाकर दिव्यांश की आंख में मार दिया और दिव्यांश एकदम झटके से बैठ गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ अपनी एक आंख पर रखा और दूसरी आंख से दिव्यांश को गुस्सा करते हुए कहा, अंडरस्को, माँ बेटा पागल हो क्या? मुझे करने पर तूने पड़े हो। तभी दृष्टि वॉशरूम से बाहर आई। दृष्टि ने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नज़र तो दृष्टि पर टिक कर रह गई। कोई नहीं कह सकता था कि दृष्टि एक घरेलू लड़की है, बल्कि इस वक्त दृष्टि एक बिजनेस वुमेन लग रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को जितना कम आंका था, दृष्टि उससे कहीं ज्यादा ऊपर थी। दृष्टि अपने हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को, तो मिस्टर रघुवंशी आज से शुरू करते हैं अपना चैलेंज। जल्दी से उठिए, देव को भी नहलाइए और मेरा नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखिए। इतना कहकर दृष्टि तो अपना बैग उठाकर वहां से चली गई और दिव्यांश वो तो मुंह फाड़े दृष्टि को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश ने फिर चेहरा घुमाकर अपने बेटे को देखा और उसके बेटे ने दो दांत दिव्यांश को दिखा दिए। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू टेबल के नीचे नहीं घुसता तो तेरी माँ इतना गुस्सा नहीं करती। इतना कहकर दिव्यांश बेड से उतरा। फिर उसने देव को गोद में उठा लिया और दोनों ही वॉशरूम चले गए। देव जैसे ही वॉशरूम में गया, रोने लगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अभी रो क्यों रहा है? लेकिन देव वो चुप नहीं हुआ, लगातार रोता रहा। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मुझे बताओ क्या हुआ मेरे बेटे को? और तभी देव ने दिव्यांश की गोद में ही सूसू कर दिया। दिव्यांश ने जब अपने हाथों पर कुछ गरम गरम महसूस किया तो कसकर आंखें बंद कर ली और फिर दांत पिसता हुआ देव को देखकर बोला, अंडरस्को, सब तेरी वजह से हुआ है। तू कल टेबल के नीचे नहीं घुसता तो तेरी माँ मुझे चैलेंज नहीं करती और अब तुझे सुसु भी आ गया, थोड़ी देर में पॉटी भी कर देगा।
दिव्यांश ने इतना ही कहा था कि देव ने पॉटी भी कर दी। अब तो दिव्यांश का मन कर रहा था कि बाथरूम के दीवार में अपना सिर पकड़कर मारे, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकता था। दिव्यांश ने जैसे तैसे मुंह बनाकर देव के कपड़े निकाले और उसे नहलाने लगा। उसके बाद दोनों बाप बेटा बाथ टब में बैठ गए और मस्ती करने लगे। क्योंकि दिव्यांश मान चुका था दृष्टि पीछे हटने वाली नहीं है, इसलिए वो आज घर पर रहने की सोच रहा था। दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि एक दिन ऑफिस जाएगी और वहां का स्ट्रेस देखकर अपने चैलेंज को भूल जाएगी और रात को वो दृष्टि को आराम से अपनी बाहों में लेकर मना लेगा। लेकिन दिव्यांश भूल गया था, दृष्टि दृष्टि नहीं, दृष्टि राजपूत है, शौर्य की बहन जिसे हारना नहीं आता। और वैसे भी दृष्टि अगर हारती भी तो भी राजीव और शिवाय दृष्टि को हारने नहीं देते। राजवीर और शिवाय ने तो हीर को ब्यूटी कंपटीशन जीता दिया था, यहाँ तो फिर भी बहुत छोटी सी बात थी। बाथरूम में दिव्यांश और देव दोनों खुश होकर नहा रहे थे और तभी बाथरूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दिव्यांश बोला, अंडस्को, कौन है? दृष्टि बोली, अंडस्को, आज बाप बेटा नहाते रहोगे या मेरा खाना भी बनेगा? दिव्यांश बोला, अंडस्को, घर में इतने सारे नौकर है, कोई भी बना देगा। दृष्टि बोली, अंडस्को, लेकिन रोज आप मेरे हाथ का खाना खाते हैं, नौकर के हाथ का तो नहीं खाते। मैं भी आपके हाथ का खाना खाऊंगी, नौकर के हाथ का नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही दिव्यांश तो मुंह बनाकर देव को देखने लगा और देव ने दांत दिखा दिए। दिव्यांश एक बार फिर देव को डांटते हुए बोला, अंडस्को, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अगर कल टेबल के नीचे नहीं घुसता तो मेरी शिकंजी जलजीरा नहीं बनती, तुझे तो मैं देख लूंगा। देव ने अपने पापा को फिर से 2 दांत दिखा दिए। दिव्यांश ने देव को पकड़कर जानबूझकर एक बहुत जोर की किस किया और फिर उसे गोद में लेकर बाहर आ गया। दृष्टि हाथ बांधे बाप बेटा को देख रही थी। दिव्यांश इस वक्त टॉवल में था और देव बिल्कुल नंगा और देव बहुत क्यूट लग रहा था। तभी दृष्टि बोली, अंडस्को, मेरे बच्चे को इतनी देर नंगा रखोगे तो उसे ठंड लग जाएगी, इसे जल्दी से टॉवल में कवर करो। दिव्यांश बोला, अंडस्को, हाँ हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश ने एक हाथ से देव को गोद में पकड़ा और दूसरे हाथ से कबर में से टॉवल निकालकर देव को कवर कर दिया। दृष्टि बोली, अंडस्को, अब क्या ये सारा दिन टॉवल में ही रहेगा? इसे कपड़े पहनाओ। दिव्यांश ने एक हाथ से देव को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके कपड़े निकालने लगा, लेकिन दिव्यांश को देव के सही से कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसने जैसे तैसे करके देव के लिए कपड़े निकाल दिए। दिव्यांश देव को लेकर बेड के पास आया, उसने देव को बैठाया और उसे अच्छे से साफ करने लगा और फिर कपड़े पहनने लगा। और तभी दृष्टि बोली, अंडस्को, छोटे से बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसे ऐसे ही कपड़े पहने दोगे? अब दिव्यांश को गुस्सा आ गया। दिव्यांश गुस्से में बोला, अंडस्को, तो क्या नाच नाच कर कपड़े पहनाओ? दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, पहले उसकी स्किन पर क्रीम लगाइए। दिव्यांश गुस्से में दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि फिर बोली, अंडस्को, मेरी शक्ल मत देखिए, मैं तो घर में आराम करती हूँ ना। अब क्रीम निकालिए, ड्रेसिंग टेबल के पास होगी और उसे लगाइए।